इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से एक जुड़ी खबर है। ये संत रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब ने चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि चुनाव की तारीख बढ़ा दी जाए और चुनाव आयोग ने यह मांग मान ली है। चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को होने वाले पंजाब के चुनाव की तारीख बढ़ाकर अब 20 फरवरी कर दिया है। 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहले कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर अन्य दलों ने चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए। राजनीतिक दलों का कहना यह था कि संत रविदास जयंती के लिए बड़ी संख्या में लोग वाराणसी जाते हैं, काशी जाते हैं। राज्य में रविदसिया और रामदासी सिखों सहित अनुसूचित जाति लगभग 32% से अधिक उनकी संख्या है और इनको नजर में रखते हुए क्योंकि ये वापस आएंगे 16 तारीख के आसपास। मेरी सहयोगी कमलजीत कौर संधू हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। कमल, लगभग सभी राजनीतिक दल, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, सभी राजनीतिक दल एक मत थे कि संत रविदास जयंती के लिए 10 से करीब 16 फरवरी तक जो उनके मानने वाले हैं वो काशी में होंगे, नहीं दे पाएंगे वोट, इसीलिए चुनाव की तारीख टाली जाए। देखिए, राजनीतिक पार्टीज में जितना भी मतभेद हो, जब चुनाव आते हैं तो एक चीज साफ है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और शायद इसी वजह से हमने देखा है तकरीबन सभी पार्टियां हैं उन्होंने एक अपील की थी इलेक्शन कमीशन को कि ये जो तारीख है वो बढ़ा दी जाए और अब ये तारीख 14 फरवरी से अब हो गई है 20 तारीख, यानी तीसरे चरण के चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव चल रहे होंगे उस समय पंजाब में भी पोलिंग होगी। लेकिन जहां पे काउंटिंग की बात आती है तो वो तारीख बदली नहीं गई है, वो 10 ही तारीख है, 10 मार्च को काउंटिंग होगा। लेकिन इसका अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे थे, अगर आंकलन किया जाए तो अगर हम बात करें दलित समुदाय है, जो सिख से हैं, जो मानने वाले हैं, वो अगर जाते हैं बनारस और ऐसा अगर होता है तो चुनाव जो लोग अपना मतदान एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो वोटिंग करना चाहते हैं, वो उस वक्त कहीं ना कहीं एक तरफ बढ़ रहे होंगे और इसका नुकसान पार्टीज को हो सकता है। और इस वजह से सबसे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी है, फिर कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पीएलसी है और लगातार हम देख रहे थे कि इस तरह की बात आ रही है और सब लोग एक मत हैं इसको लेके कि हाँ, ये जो तिथि है वो बढ़ा दी नहीं चाहिए और ऐसा हो भी गया है। और शायद अब देखना होगा कि फायदा असली किसका होगा, क्योंकि ये एक तरह की अपील भी थी। उन्होंने कहा था कि जितने डेरा वाले हैं, जितने लोग हैं, उन्होंने लिखित में भी अपील की है और कहा है कि वो मतदान नहीं कर पाएंगे और इस वजह से अब ये होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस रेस में भी आगे कौन बढ़ पाया है और कौन दिखाता है। कमल रहिए मेरे साथ, संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक संत रविदास जयंती और दूसरा कोरोना का जो खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, एक हफ्ता जो टल रही है चुनाव की तारीखें, चुनाव आयोग इसे किस तरह से देख रहा है? चुनाव आयोग को तो साफ साफ कहना था कोरोना को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन गुरु रविदास जयंती को लेकर जिस तरह की तथ्य दिए जा रहे थे सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि एक हफ्ता मतदान टाल दिए जाएं। और यही वजह है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती होने से ये कहा गया कि बड़ी तादाद में पंजाब से गुरु रविदास के फॉलोवर सिख काशी जाते हैं और वहां उनकी जन्मस्थली पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इसके साथ ही वहां पर उनका जाना एक रिचुअल है। 32% से ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है, वोटर्स में से 32% दलित समुदाय से संपर्क रखते हैं और वो लोग गुरु रविदास जी के फॉलोअर हैं। तो ऐसे में अगर 20% लोग भी अगर तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं तो चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने यह फैसला किया। पहले तो मीटिंग में यह तय होता रहा कि 20 को किया जाए या 23 को, लेकिन फिर यह तय किया कि जो सुरक्षा बलों की मूवमेंट है उसे देखते हुए 20 फरवरी मुफीद रहेगी और इसी को तय किया जाए। लिहाजा संजय, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में चुनावी तारीख पर ही घमासान नहीं था, टिकटों को लेकर भी संग्राम तेज है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को टिकट नहीं मिला। फिर क्या हुआ, देखिए यह रिपोर्ट।
सर, बड़ी बात यह है कि आप इंडिपेंडेंट अब लड़ रहे हैं, कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिली है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो आज तक यहाँ का सिनेरियो रहा है, आज तक से मैं बात कर रहा हूँ, आज तक का सिनेरियो बता रहा हूँ। यहाँ का सिनेरियो ये रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी एमएलए बनता है वो लोगों को ब्लैकमेल करके, इमोशनल करके वोट लेके जाता है। अभी मैं यही काम करूँगा, कोई परिवार वाली कोई बात नहीं है, कोई एक दूसरे से कोई मनमुटाव नहीं है। जो मैंने करना है, जो मेरी ड्यूटी है मैं कर रहा हूँ, जो भाई की ड्यूटी है भाई ड्यूटी। पर देखिए, ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री आपके भाई, एक पावर सेंटर नवजोत सिंह सिद्धू में भी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चन्नी साहब अपने भाई को भी टिकट नहीं दिला पाए। यस, हुआ है। चन्नी साहब ने कोशिश की, लेकिन कुछ लीडर्स ने हाई कमांड को मिस इन्फॉर्मेशन दी, मिस इन्फॉर्म किया, मिस गाइड किया, उनको मिस गाइड करके ये गलत टिकट दवाई। सारे जो यहाँ के सर्वे थे वो मेरी फेवर में थे। मेरी फेवर की बात छोड़ो, ये सर्वे था कि ये बंदा दूसरा नहीं जीतेगा, यहाँ से कोई और पार्टी जीतेगी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, जिन्होंने किया काम, ये लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ धोखा किया है, बेइंसाफी की है। ये जस्टिस चाहते, वी वांट जस्टिस नाउ। अगर हम बात करें, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको टिकट नहीं मिल पाई? एक आप बोल रहे हैं पॉलिटिक्स हुई, दूसरी आप बोल रहे हैं कि डिजर्विंग है। गुरप्रीत सिंह जीपी जिनका नाम चल रहा है, वो डिजर्विंग नहीं थे, इसके बावजूद उनको टिकट मिला, आपको नहीं मिला। तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रोल है? नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले ये अनाउंस किया, ही इज प्रेसिडेंट, अनाउंस कर सकता है कि मेरा कैंडिडेट ये है, लेकिन उसको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। जो प्रोसीजर उसने फॉलो नहीं किया, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। यहाँ के लोगों को उसने कंफ्यूजन में डाला कि ये कैंडिडेट होगा। फिर उसने यहाँ के कुछ एमएलएज हैं, उन्होंने मिसगाइड किया है वहाँ जाके कि नहीं जी, चन्नी का भाई नहीं जीत पाएगा, चन्नी को भाई को टिकट मत दे देना, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ये काम करके उन्होंने गलत बात करके ये लोगों के साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया। भाई समझ रहा है इस बात को, वो शायद ट्राई भी कर रहा होगा मेरे लिए, लेकिन उसकी नहीं चली, कोई बात नहीं। मुझे कोई वो नहीं है कि क्यों नहीं चली, उसकी चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए थी या चलनी चाहिए थी, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जो लोग चाहते हैं उनको टिकट दो, बस यही मेरी डिमांड है। और आइए हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड में चुनावी उठापटक की। बीती रात हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर दिया, उसको लेकर जबरदस्त हलचल है। हरक सिंह रावत ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत आज ही कांग्रेस में घर वापसी कर भी सकते हैं। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत के बागी तेवर अब खुलकर सामने आ गए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने अमित शाह से वादा किया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें पार्टी नहीं निकाल दिया तो इसमें बाबा केदारनाथ की जरूर कोई मर्जी है। मैं पिछले 5 सालों से जिस तरह एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी घुटन भरी जिंदगी कभी नहीं जी। लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा। और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। हरक सिंह रावत का आरोप है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत खबर चलवाई गई कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे हैं। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम लोग। आज भले चाहिए अपने मुंह छिपाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि मैंने टिकट मांग रहा था इसलिए नहीं। आपने शुरू से देखा होगा मीडिया में, मैं 1 साल पहले कहा मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं सच में नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। अब वो मैंने ये कहा कि भाई जब हम पार्टी में रहते हैं तो कई बार पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, लेकिन पार्टी लड़ाएगी तो मजबूरी में लड़ूंगा। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर हरक सिंह रावत हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफे की धमकी दी थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रावत अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट चाहते थे और कोटद्वार की अपनी सीट भी बदलना चाहते थे। रविवार देर रात ताबड़तोड़ फैसले हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मंत्री पद से मुक्त किया और पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रावत का राजनीति में लंबा अनुभव है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत अब कांग्रेस की तरफ मुखातिब हैं। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत के साथ 2 से 3 और विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रावत का कहना है कि उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार लानी है। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया। मुझे एक शायद उनके इस निर्णय से उत्तराखंड का भला होने वाला है, उत्तराखंड के लोगों को कुछ अच्छा होने वाला है। प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव है। हरक सिंह रावत के आने के बाद कांग्रेस में टिकटों की लड़ाई का नया मोर्चा खुल सकता है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ दिलीप सिंह राठौड़, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस पूरे मामले पर आज तक ने उत्तराखंड विधानसभा में नेता विपक्ष रहे प्रीतम सिंह से भी बात की। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का वो लेगा। हरक सिंह रावत देर रात जो गतिविधि हुई उसके बाद वो काफी ज्यादा उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दबी जबान में कह रहे हैं कि अगला जो पड़ाव उनका होगा वो कांग्रेस पार्टी होगा। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह जी को जो है मंत्री परिषद से बर्खास्त करने का निर्णय लिया, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरक सिंह रावत जी आहत हैं और उन्होंने जो मीडिया को कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस को अपनी सेवा देने का काम करूंगा, अब उनकी कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार्य होगा। देखिए, जो हालात पैदा हुए हैं सिर्फ उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं भाजपा का सफाई होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से देश की लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, उससे ये वानगी बनी है। तब चाहे आप पंजाब का जिक्र कर लीजिए, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी जाते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने पूरे देश के अंदर ये वातावरण बनाने का प्रयास किया कि मेरी जो है जो सिक्योरिटी है उसमें चूक हुई है। लेकिन वास्तविकता तो आपके सामने है। जहां जनसभा होनी थी, जहां पर 70,000 कुर्सियां लगाई थी, वहां पर 700 लोग भी नहीं थे। तो ये उन्होंने कहा, तो ये विदाई चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, इन राज्यों में होने जा रही है और 2024 में देश से जो है भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। और हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी बात की। उनका क्या कहना है, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उत्तराखंड में जो मंत्री हरक सिंह रावत थे उनको निकाल दिया गया है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोग कांग्रेस कोई सपा अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। देखिए, एक पहली बात आप समझ लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं पर भी वोटों की जागीरदारी नहीं चलेगी, बल्कि सबकी विकास में भागीदारी चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी वोटों की जागीरदारी पर यकीन नहीं करती, बल्कि विकास के भागीदारी पर यकीन करती है। और सबका साथ सबका विकास हम तभी कहते हैं। जहां तक सवाल है, चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जो है वो लोग जो है वो सियासी सैर करने निकलते ही हैं, इधर से उधर जाते हैं। लेकिन उससे उन पार्टियों का, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी,
जो किसी परिवार के पालने में पैदा नहीं हुई बल्कि परिश्रम और पराक्रम से पैदा हुई है, उस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा गया कि बहुत सारे नेता जिनकी कतार लग गई, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे ही उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। इससे पार्टी को नुकसान? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने एक बात आपको फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन में तो पैदा हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार तो चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। अब उत्तर प्रदेश आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं? खाली आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, उसके अलावा भी तमाम छोटे मोटी पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत राष्ट्रवादी और विकासवादी एजेंडे के साथ चुनाव के मैदान में है और जीतेगी। लोगों के आशीर्वाद फिर से एक बार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अन्न संकल्प लिया। इस दौरान उनके हाथ तेजिंदर सिंह बिक्र भी थे उनके साथ, और अखिलेश यादव ने कहा कि तेजेंद्र सिंह लखीमपुर खीरी में मौजूद थे, इन्हें भी कुचलने की साजिश की गई थी, कोशिश हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी देने का उन्होंने आश्वासन दिया। किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की, और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए, और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी। लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्न संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी, और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। और इस वक्त की बड़ी खबर यूएई से आ रही है, जहां पर हूथी रिबेल्स पर शक है कि उन्होंने मानव रहित लड़ाकू विमान से एयरपोर्ट के पास बड़ा ड्रोन हमला किया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है, और इस बड़े हमले में कम से कम 3 फ्यूल टैंकर बुरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। ये आबू धाबी इंडस्ट्रियल एरिया के पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है, वहां पर हुआ है ये बड़ा हमला। एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला, जिसमें 3 बड़े फ्यूल टैंकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। और ये लगातार जो हूथी रिबेल्स हैं यमन के, वो ईरान के बेहद करीबी समझे जाते हैं, और उनकी मदद से यमन के हूथी विद्रोहियों ने यूएई पर एक बड़ा हमला किया है। आबू धाबी पर हुआ है ये हमला। अब से थोड़ी ही देर पहले आबू धाबी एयरपोर्ट तक ये आग पहुंच गई है। 3 बड़े फ्यूल टैंक, ईंधन से भरे टैंक 3 पूरी तरह से धू कर जल उठे हैं, और ये आग तेजी से फैलती भी जा रही है। ये एडीएनओसी की एक ऑयल कंपनी है, उसके टैंकरों में आग लगी है।
कंस्ट्रक्शन साइट है ये आबू धाबी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास। उससे पहले जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक ये मानव रहित लड़ाकू विमान या ड्रोन जिन्हें कहते हैं, ये ड्रोन देखे गए थे इस इलाके में। ड्रोन की आवाज भी सुनी गई थी और ये आत्मघाती ड्रोन है, विस्फोटकों से लैस होते हैं ये ड्रोन और किसी भी वाइटल एसेट, किसी भी महत्वपूर्ण इमारत पर, गाड़ी पर उससे जाकर ये भिड़ जाते हैं और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। तो पुलिस के मुताबिक ये छोटे ड्रोन थे, ये उस इलाके में उड़ते हुए आए और टैंकरों से जाकर भिड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस बड़े विस्फोट में अब तक 3 टैंकर धू-धू कर जल उठे हैं। लेकिन ये इस तरह का हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने निशाना बनाया है, यूएई में भी, अन्य देशों में भी इन्होंने निशाना बनाया है और ये दुनिया के सामने अब सबसे बड़े खतरे के रूप में मानव रहित लड़ाकू विमान या यूं कहे मानव रहित कामिकाजी ड्रोन जो कहलाते हैं। ये छोटे विमान होते हैं, इनमें कोई पायलट नहीं होता, रिमोट कंट्रोल से उड़ते हैं। इनमें आप विस्फोटक लगाकर इसको भेज सकते हैं और ये विस्फोटक इंपैक्ट के बाद जैसे ये किसी गाड़ी से, बिल्डिंग से या किसी वाइटल एसेट या वाइटल पॉइंट पे जाके भिड़ जाते हैं उससे और फिर इनमें जबरदस्त विस्फोट होता है। जानमाल का बड़ा नुकसान, लेकिन जो देश इन ड्रोन्स को भेजता है उन्हें नुकसान नहीं होता। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, यूएई पर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और हूथी रिबेल्स ने अब इसकी जिम्मेदारी ले भी ली है। उन्होंने ये कहा है कि हूथी विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने ही ये ड्रोन हमला किया भी है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने यूएई पर किया बड़ा हमला, 3 गैस टैंकर हुए ध्वस्त और ये आग अब आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गई है। ईरान द्वारा समर्थन पाते हैं, ये एक तरह से इसे धार्मिक रूप में भी देखा जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया है। ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से मानव रहित विमान आए, ड्रोन्स आए, ड्रोन में हथियार थे, विस्फोटक थे और वहां जो टैंकर्स थे एक के बाद एक 3 टैंकर धू-धू कर जल उठे और ये आग अब तेजी से फैल भी रही है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने हमला किया। आबू धाबी पुलिस ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि मुसाफा इलाके में पेट्रोलियम गैस ले जा रहे 3 टैंकरों को ध्वस्त कर दिया गया है और आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा था, वहां तक यह आग पहुंची। लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जो पुलिस के पास जानकारी है, पुलिस के पास जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यही है कि जो उस इलाके में ड्रोन्स देखे गए थे और ये जो मानव रहित टोही विमान या विस्फोटकों से, क्योंकि ये लैस रहते हैं तो इन्हें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है, यूकैव्स। छोटे हैं ये लेकिन विस्फोटकों से लैस होते हैं। जैसे ही किसी बिल्डिंग से, किसी गाड़ी से या किसी महत्वपूर्ण स्थान से इनको रिमोट कंट्रोल से पायलट किया जाता है, काफी दूरी तक इनको पायलट किया जा सकता है और हूथी विद्रोही इसका काफी इस्तेमाल कर भी रहे हैं। सऊदी अरेबिया के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो चुका है, यूएई के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो चुका है, ऑयल पाइपलाइंस को निशाना बनाया जाता है और इससे बचाव लगभग असंभव है। कुछ समय पहले तक अगर आप देखें तो आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भी इन विमानों की बहुत अहम भूमिका रही थी। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल देश में कोरोना की रफ्तार और अब कोरोना के पीक का इंतजार।
कोरोना की रफ्तार तो घटी है, लेकिन अभी तक पीक नहीं आया है। पीक का इंतजार है। लगातार बढ़ोतरी के बाद कोरोना के अगर हम रोजाना मामलों की बात करें, अगर डेली केसेस में देखें तो उसमें कुछ गिरावट आई है। न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि मुंबई में भी गिरावट का ट्रेंड अब नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या कोरोना की विदाई करीब आ गई है? कोरोना की पीक को लेकर भविष्यवाणी करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल के मुताबिक दिल्ली और मुंबई, इन दो शहरों की बात करें तो कोरोना में डेली केसेस में गिरावट आने वाले कुछ दिनों में जारी रहेगी, लेकिन देश में गिरावट का असली दौर 23 जनवरी के बाद शुरू होगा। इंसानी जिंदगी पर खौफ का नाम बन चुका कोरोना आखिरकार सुस्त पड़ने लगा है। हालांकि इस बहरूपीय वायरस को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी लगता है, लेकिन आंकड़े तस्दीक करने लगे हैं कि कोविड संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। पहले जरा आज के कोविड केस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,58,089 नए मरीज आए हैं। कोविड से 385 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 16,56,341 पहुंच चुकी है। अगर पिछले 4 दिन के ग्राफ को देखें तो 3 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद आज गिरावट नजर आ रही है। 14 जनवरी को 2,64,202 नए केस सामने आए थे। 15 जनवरी को 2,68,833 नए केस, 16 जनवरी को 2,71,202 नए केस और आज यानी 17 जनवरी को 2,58,089 नए केस। डेली केस में करीब 13,000 की गिरावट आई है, लेकिन दैनिक संक्रमण दर में चढ़ाव जारी है। 14 जनवरी को दैनिक संक्रमण दर 14.78% थी। 15 जनवरी को 16.66%, 16 जनवरी को 16.28% और 17 जनवरी को 19.65%। तो क्या टेस्टिंग में कमी की वजह से कोविड केस घट रहे हैं? तो टेस्ट कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, सब टेस्ट कराते हैं। और ये ऐसा देखने में भी आया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर थोड़े टेस्ट कम हुए थे तो पॉजिटिविटी डबल हो गई। नंबर ऑफ केसेस कभी छूटते नहीं है। और जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है, जितने टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे अभी भी हमारे 3 गुने टेस्ट हो रहे हैं। तो उससे हम 3 गुना टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का ऐसा इशू नहीं है, कोई भी किसी को भी मना नहीं किया जाता है जो भी टेस्ट कराना चाहिए। कोविड केस में गिरावट का दौर कोरोना के शिकार 2 प्रमुख महानगरों में भी नजर आ रहा है। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 नए संक्रमित पाए गए थे। 14 जनवरी को नए केस घटकर 24,383 पर आ गए। 15 जनवरी को इसमें और गिरावट आई, 20,718 नए केस आए और 16 जनवरी यानी कल नए केस की संख्या 20,000 से नीचे आ गई। कल दिल्ली में कोविड के 18,286 नए केस आए। इसमें आज और गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि कल थोड़ा संडे भी था। वैसे आज काफी कम है, मतलब लगातार तो ट्रेंड तो अब स्टार्ट सेट हो गया। जैसे बढ़ रहा था तो बढ़ने का ट्रेंड था, अब घटने का ट्रेंड आया तो कम ही आएंगे। आज 18,000 है तो मुझे लगता है 4-5 कम आने चाहिए, 4,000 तो कम आने चाहिए। लेकिन दिल्ली में केस घटने के साथ साथ इसकी टेस्टिंग में भी कमी नजर आ रही है। 13 जनवरी को 98,832 लोगों ने कोविड टेस्ट कराया था। 14 जनवरी को 79,578 लोगों ने टेस्ट कराए। 15 जनवरी को कोविड टेस्टिंग घटकर 67,624 पर आ गई। 16 जनवरी को 65,621 लोगों ने टेस्ट कराया, यानी कोविड टेस्टिंग लगातार कम हो रही है। क्या दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट कम कोरोना टेस्ट का होना है? आंकड़ों से समझें तो 15 जनवरी को दिल्ली में 67,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 30% से ज्यादा दर्ज हुई। वहीं 16 जनवरी को दिल्ली में 65,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 27% से ज्यादा दर्ज हुई। यानी कि इस 24 घंटे के फासले के दौरान दिल्ली में 2,000 टेस्ट कम हुए और संक्रमण दर में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक कोरोना के इन गिरते हुए मामलों का आकलन किया जाएगा। याद कीजिए, पिछली बार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दिल्ली में 3T पर काम हुआ था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। पहला T है टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला,
14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट, यानी वायरस की मारक क्षमता को देखते हुए अब रणनीति बदल गई है। अगर मुंबई की बात करें तो 13 जनवरी को 13,702 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इस दिन मुंबई में 63,031 कोविड टेस्ट हुए थे। फिर 14 जनवरी को 11,317 नए संक्रमित मिले, लेकिन उस दिन 54,924 लोगों के ही कोविड टेस्ट हुए, यानी 13 जनवरी से भी कम। उसी तर्ज पर 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले, यानी 14 तारीख से भी कम मरीज। तो इस दिन 54,558 लोगों ने टेस्ट कराया था, यानी टेस्ट कम हुए तो संक्रमित कम मिले। लेकिन ये 16 जनवरी को टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद मरीज घटे। रविवार को 57,534 टेस्ट हुए और 7,985 मरीज ही आए। हफ्ते के आंकड़े अगर देखे जाएं तो हर दिन 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, जबकि टेस्टिंग इतनी ही की जा रही थी। अब इसी टेस्टिंग पर 7,000 तक केसेस आ रहे हैं, 7,500 तक केसेस आ रहे हैं। तो ये जताया जा रहा है कि तीसरी लहर का जो बढ़ाव देखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अभी भी शंका इस बात पर जताई जा रही है कि कोविड सेल्फ टेस्ट किट से जो लोग घर पर टेस्ट कर रहे हैं उसके सही आंकड़े बीएमसी के पास और सरकार के पास नहीं है। पर जो आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उसके आंकड़े देखे जाए तो तीसरी लहर का जो बढ़ाव था उसे कहीं ना कहीं कम होते हुए देखा जा रहा है। दरअसल टेस्टिंग में कमी आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने मात्र से टेस्ट की जरूरत नहीं, लक्षण हों तभी टेस्ट कराएं। बहरहाल कोरोना केस के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए कोरोना की पीक का अनुमान भी बदल गया है। डेली केस के आधार पर पीक का अनुमान लगाने वाले कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कल नया अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक भारत में 23 जनवरी को पीक आ सकता है, लेकिन पीक में कोरोना के डेली केस 4 लाख से कम होंगे। पहले ये अनुमान जताया जा रहा था कि पीक में डेली केस का आंकड़ा 7 लाख पार कर जाएगा। दिल्ली के बारे में मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि पीक गुजर गया। महाराष्ट्र में ये पीक 19 जनवरी को आने का अनुमान है। मुंबई से ये पीक गुजर चुका है। दिल्ली और मुंबई का ग्राफ देखिए, पीक में जितने केस का अनुमान किया गया था उससे काफी कम पर ही कोरोना की कमर झुकने लगी, यानी ये बड़ी राहत की बात है। जितना नुकसान का डर था उससे हम बच गए। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ मिलन शर्मा और पंकज जैन, दिल्ली आज तक।